नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज शाम लोकतंत्र के पर्व के आखिरी चरण यानी कि 7वें फेज का चुनाव प्रचार थम गया है। इसी के साथ ही 18वें लोकसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। इसके बाद 4 जून को वो क्षण आएगा जिसका देश की जनता और देश के नेताओं को बेसब्री से इंतजार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया और इस बार तो पीएम मोदी चुनाव प्रचार का अपना अगला पिछला पूरा रिकॉर्ड तोड़ बैठे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी का बाकी नेताओं ने भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस मामले में विपक्षी नेता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी देश के कई इलाकों में धुआंधार प्रचार किया। अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसके लिए 75 दिनों तक ये पूरी सियासी जंग लड़ी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के होशियारपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। होशियारपुर के रामलीला ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी INDIA गठबंधन पर खूब बरसे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो अभी चुप बैठे हैं। जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा विपक्ष की 7 पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा। मोदी ने कहा कि INDIA गठबंधन के लोग मुझे नई नई गालियां देते हैं। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल PhD कर ली है और अब आम आदमी पार्टी भी इसमें जुड़ गई है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने में 70 साल लगे लेकिन आम आदमी पार्टी तो जन्म से ही भ्रष्टाचारी पैदा हुई है। चुनाव में इन्होंने नशे को लेकर भाषण देकर पंजाब को बदनाम कर दिया और सरकार बनते ही नशे को ही अपनी कमाई का साथी बना लिया। पंजाब में खेती और उद्योग को बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने के बाद आज कन्याकुमारी पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने आज से विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिवसीय ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाया करते थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्मम मंदिर में प्रार्थना करी और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोती पहने दक्षिण भारत की पारंपरिक पोशाक में नजर आए। ऑफ वाइट रंग के शॉल से ढके नजर आए प्रधानमंत्री। इस दौरान विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में आज शाम से 1 जून की शाम तक वो ध्यान करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर देवी पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर साधना की थी। गुरु रविदास जी कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं भी पूरे ईमानदार मन से देश की सेवा में जुटा हुआ हूं और इसलिए जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। मैं देश भर में जाकर के आया हूं। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है और वीरों की इस धरती पंजाब से बेहतर कौन जानेगा कि दमदार होने का मतलब क्या होता है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे, दमदार सरकार
जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लौ जगत में ही, जीवत रही करू काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निह काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए। वो कहते थे कर्म ही धर्म है। गुरु रविदास जी की ये भावना हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में झलकती है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। भाजपा विरासत भी, विकास भी इस मंत्र पर चल रही है। आपने देखा है, जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे, वहां जो हमारा गुरुद्वारा था, बहुत खतरे पैदा हो गए, तो हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख करके भारत लाए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की स्वार्थ की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। इनका वोट बैंक, जो वोट बैंक के प्रति उनका प्यार था कि बंटवारे के समय के हमारे करतारपुर साहिब पर भारत का अधिकार नहीं जता पाए। यही लोग हैं जो अपने वोट बैंक के लिए लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे। अपनी तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से इंडी गठबंधन सीएए का भी विरोध कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। देखिए, इससे पहले होशियारपुर में वो रैली भी कर रहे थे और उन्होंने काशी की जनता को संबोधित भी किया। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में उन्होंने भगवती अम्मा के दर्शन भी किए हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार करते नजर आए। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा आज पंजाब के अमृतसर पहुंचे हुए थे। इस दौरान एक चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आए। जेपी नड्डा ने जो बोले सोनेहाल जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करी। उन्होंने कहा, सिख गुरुओं ने दुनिया में राष्ट्रभक्ति और समानता का संदेश दिया है। पंजाब के युवा शहीदों को मेरा नमन। इसी के साथ जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को बर्बाद किया है। ये कांग्रेसी भाई और ये जो गलती से आए हुए आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इन कट्टर बेईमानों से, तुम सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हो। तुमको मालूम है कि बांग्लादेश से हमारे सिख भाई धार्मिक कारणों से वहां से भगाए गए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान से हमारे सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको भारत आना पड़ा। हमें मालूम है क्या कि अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई
धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए, और आज नहीं आए, 20 साल पहले आए, 25 साल पहले आए। हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, वो इनको बोलता है ये बलात्कारी हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये चोर उचक्के हैं, इनको सिटीजनशिप देने का मतलब है भारत में गड़बड़ी खलबली। बोलो ऐसे केजरीवाल को आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो भाई, हमको ऊंचा सुनता है। ऐसे केजरीवाल को आने दोगे क्या, जो शरणार्थियों को बलात्कारी बोले, जो शरणार्थियों को बेचारे वहां से निकाले गए और उनको इस तरीके से कहे? मैं बताता हूं, 2 साल पहले अफगानिस्तान में तख्ता पलटा, हमारे सिख भाई अपने गुरु ग्रंथ साहब को बचा करके उनको भारत आना पड़ा। पुण्य भूमि में हमारे बहुत ही हरमन प्यारे अजीज हंसराज हंस को चुनाव जिता के भेजो। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, और भारत, नोट कर लेना मेरी बात, भारत 3 साल के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, ये याद। अंतर क्या है? अंतर ये है कि अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत है, दुनिया को देने वाला भारत है। ये अंतर आ गया। केमिकल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। टॉय इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ गए। हम जापानी गाड़ियों की बात करते थे, टोयोटा डैटसन। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जापान को पछाड़ करके भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है, तीसरे नंबर का भारत। मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, अगर इनको किसी ने ताकत दी है तो वो मोदी जी की कार्यक्रमों ने और मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। मोदी जी के कारण नीतियां मजबूत हुई हैं। आप बताओ, आपके गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जरा जोर से बोलो भैया, पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंची है कि नहीं? 7000 किलोमीटर पिछले 5 साल में गांव की सड़कें बनी हैं, 7000 किलोमीटर। पंजाब में वैसे 1.5 लाख किलोमीटर बनी है सारे देश में, पर 7000 पंजाब में बनी है। अप्रैल मई की भीषण गर्मी और चुनावी उत्सव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते नजर आए। वो भी इतना कि उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार उन्होंने 206 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए और करीबन 80 इंटरव्यू भी दिए। हालांकि 16 मार्च को घोषित चुनाव कार्यक्रम के बाद से 75 दिनों तक ये कार्यक्रम पूरा चला। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान आज थम गया है। 7वें चरण के लिए शनिवार यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को वोटों की गिनती भी होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार कैसे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। 2024 में चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री ने भरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 180 रैलियां करी। पीएम मोदी ने इस दौरान 14 के करीब रोड शो किए हैं। सोचिए, लगातार ये जो 44 से 75 दिनों का जो पूरा कार्यक्रम था, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव मोड में नजर आए। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 80 इंटरव्यू भी दिए हैं। पीएम मोदी ने 2024 में 206 रैलियां की हैं। इन इलेक्शंस के दौरान प्रधानमंत्री 206 रैलियां करते नजर आए, जबकि 2019 के चुनाव में उन्होंने मात्र 142 रैलियां की थी। 2019 के चुनावों के दौरान जब वो सड़कों पर निकले तो उसकी तादाद 142 थी, जिनमें से 96 रैलियां, इवेंट और रोड शो मई में किए गए। ये आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के कंपैरेटिवली इस बार और ज्यादा वास्ट स्केल पर ग्राउंड पर मेहनत करते नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की तरफ से उनका चूंकि ये फेवरेट राज्य है, इस वजह से 31 रैलियां उन्होंने की है। बिहार के अंदर 20 रैलियां प्रधानमंत्री ने की है। फेवरेट राज्य भी आप इसको समझ सकते हैं या सियासी विवशता भी समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में 19 रैलियां की गई हैं। इन तमाम राज्यों से होकर के ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है और राज्य राज्य से सदन के अंदर अपने प्रतिनिधि। इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री ने इस बार महाराष्ट्र के कंपैरेटिवली बस एक ही रैली कम करी, वरना वो 18 रैलियां करते पश्चिम बंगाल में भी नजर आए हैं। अब इन रैलियों की संख्या को अगर आप देखें तो इससे आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री कितने ज्यादा एक्टिव मोड में राज्य दर राज्य अपनी एनर्जी खर्च करते नजर आए। इस बीच उन्होंने विश्राम भी नहीं किया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव मोड में नजर आए। अब आपको उन नेताओं के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं जिन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए 2024 के किले को भेदने की कोशिश की, और सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि पुरजोर कोशिश करी। देखिए, राहुल गांधी ने 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान 61 रैलियां करी, जिनमें राहुल गांधी ने 2 रोड शो भी किए। ये राहुल गांधी का आंकड़ा है। इस दौरान वो प्रियंका गांधी के साथ भी नजर आए। प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने 42 रैलियां करी हैं। 61 से 64 के बीच में रैलियां राहुल गांधी करते नजर आए, जबकि प्रियंका गांधी 42 रैलियां करती नजर आए। प्रियंका वाड्रा ने रोड शो बहुत ज्यादा किए, जिनकी तादाद करीबन 12 बताई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 46 रैलियों में हिस्सा लिया। 46 रैलियों में वो हिस्सा लेते इस दौरान नजर आए हैं, गली कूचे में नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने मात्र 2 रैलियां करी। इसलिए अरविंद केजरीवाल 2 रैली कर पाए क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से उनको जेल के अंदर रहना पड़ा, तिहाड़ में वो मौजूद थे। जब तिहाड़ से निकले तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल 2 रैली करते नजर आए हैं। हालांकि तिहाड़ से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने तुरंत जनता को संबोधित भी इस बीच किया था। तो चलिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि रैलियां भी कर रहे थे, रोड शो भी कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर से हमला बोला है। महात्मा गांधी पर पीएम मोदी की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर खड़गे ने जुबानी वार किया। खड़गे ने कहा कि मुझे इस बात पर हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे, उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की। 18वें लोकसभा का ये चुनाव लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि इस चुनाव में देश के हर नागरिक लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के कैंपेन की अगर बात करें तो पिछले 15 दिनों के भाषण में पीएम मोदी ने 232 बार कांग्रेस का नाम लिया। इस दौरान उन्होंने 758 बार खुद का नाम मोदी लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएनओ के सामने स्टैच्यूज है, देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। दुनिया में महात्मा गांधी जी का जो नाम लिया जाता है वो इस देश के आज़ादी दिलाने में और इस देश को बनाने में, और गरीबों की वो बात करते थे, अहिंसा की, विकास की,
और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आज़ादी के बाद आप कैसे देश को देखना चाहते हैं तब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, जो भी गरीब है, जिसके आंखों से पानी निकलती है, वो उसके आंसू पूंछने का काम जरूर होना और हर एक को पेट भर के खाना मिलना, कपड़ा मिलना, मकान रहना, ये उनका एक स्वराज्य की कल्पना थी। और स्वराज के लिए वो क्या है, अपना एक एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, तो विथ ट्रूथ। सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा, जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने डाइवर्शन, ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे, वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन राहुल गांधी ने ओडिशा के बालेश्वर में जनसभा को संबोधित करके बीजेपी और बीजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओडिशा में धन की कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ओडिशा का विकास किसी का लक्ष्य ही नहीं है। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा, राज्य में बीजेपी और बीजेडी में एक तरह की पार्टनरशिप चलती है। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं तो मेरे ऊपर 24 केस करवा दिए गए। ईडी ने मुझसे घंटों तक पूछताछ करी, 2 साल की जेल की सजा भी करवा दी गई। मेरा घर छीन लिया गया, मेरी संसद की सदस्यता ले ली गई। लेकिन जब नवीन पटनायक भी बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो बीजेडी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली गई? क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक बीजेपी के लिए काम करते हैं। उड़ीसा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है उड़ीसा में। सोच एक ही है और हमारा लक्ष्य, ये जो नवीन बाबूजी और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप है, जो जिसको पान कहा जाता है, इसको हम यहां उड़ीसा में तोड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है
सरकारी घर है मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, ओडिशा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी देश बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाई और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है और बात साफ है। पार्टनरशिप का लक्ष्य उड़ीसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है। अदानी जैसे लोगों को अरबपति बनाते हैं। यहां पे सरकार नवीन बाबू नहीं चलाते हैं, यहां पे सरकार दूसरा पी चलाता है, पांडियन जी चलाते हैं। तेलंगाना में पहले पार्टनरशिप थी बीआरएस की और बीजेपी की। वहां के चीफ मिनिस्टर बीजेपी का काम करते थे, दबाव था, डर था और पूरा का पूरा काम वहां के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के लिए किया। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ी और बीआरएस से लड़ी और दोनों की हमने रीढ़ की हड्डी तेलंगाना में तोड़ के दिखा दी। आज तेलंगाना में अरबपतियों की सरकार नहीं है, एक व्यक्ति का राज नहीं है। आज तेलंगाना में जनता की सरकार है। करोड़ों रुपए गरीबों को दिए जाते हैं, महिलाएं फ्री में बस में घूमती हैं। सरकार जनता का काम कर रही है, जनता की आवाज सुन रही है। वही हम उड़ीसा में करने जा रहे हैं। जो जीएसटी से, नोटबंदी से नरेंद्र मोदी ने नुकसान किया, उसको ठीक करने के लिए हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। उसके अदानी से पैसा लेंगे, आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। भाई और बहनों, इससे होगा क्या? अदानी ने, अंबानी ने आपका पैसा लिया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको पैसा दिया, उन्होंने आपके पैसे को अमेरिका में, जापान में। तो वहीं आपको बता दें कि ओडिशा के भद्रक में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर मानसिक संतुलन खोने का तंज कसते हुए कहा कि इन दिनों राहुल गांधी क्या कहते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं रहता। राहुल गांधी को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। वो अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं में उत्साह है। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं खुद को भी मालूम नहीं रहता है। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनकी जुबान पे आए दिन सेना को इन दिनों में गाली देने का और अपमान सूचक शब्द बोलने का उनका एक अभ्यास में परिवर्तित हो गया है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। भारत की सेना और विशेष करके आज इन दिनों में जो अग्निवीर के बारे में नौजवानों में इतना उत्साह है, वो ग्राउंड पे नहीं है। जमीनी स्थिति उनको मालूम नहीं है। इसीलिए सारे कचरे का डब्बा उब्बा इस प्रकार की अपशब्द भारत की सेना को कहना उचित नहीं है। वो दिवालिया हो चुके हैं। एक जून को 7वें चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी से लेकर ज्यादातर बड़े नेता वाराणसी में डेरा जमाए हुए हैं। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता भी वाराणसी में है।
उन्होंने एनडीए के 400 पार के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पीएम मोदी खटाखट 400 पार करेंगे और अखिलेश यादव, राहुल गांधी फटाफट यहां से निकल जाएंगे। ये असदुद्दीन जो है ना, ये लोगों को डर लगने लग गया क्योंकि उनके नीचे का जमीन खींच लिया जाएगा, क्योंकि मजहब के नाम पे ये देश नहीं चलेगा। ये सबका साथ सबका विकास के नारे पे देश ये चलेगा। इसी से डर जाते हैं ये लोग, तो बार बार ये मुद्दा उठाकर वो लोग समझते हैं खुद का मुसलमानों का वोट पोलराइज करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज इस देश का मुसलमान जान गया है, भारत देश का हर मुसलमान ये बात जान गया है कि वो भी इस भारत माता का बच्चा है जितना इस हिंदू इस भारत माता का बच्चा है। 2024 के सरदार वल्लभ भाई पटेल है हमारे अमित भाई। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर रजाकारों से हैदराबाद का विमुक्त करवा के, दक्कन का विमुक्त करवा कर भारत में विलीन कर दिए। और आज के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो अमित भाई हैं, इसी प्रकार से वो भी विमुक्त करेंगे और भारत देश में विलीन कर हमारे भारत माता का ताज लेकर आएंगे, मुकुट उनका लेके। एक अंतिम सवाल, कौन तोड़ा है इन मंदिरों को? कोई अपना मुसलमान तो नहीं तोड़ा। इस भारत देश से जन्मा मुसलमान तो नहीं तोड़ा, क्योंकि कभी भी भारत देश में जन्मा मुसलमान नहीं करेगा ये काम। ये क्या उस विदेशियों ने, मुगलों ने, अब उनका साथ देते हो? क्या है असद का दर्द, तकलीफ मुझे समझ में नहीं आता। खुद के मुसलमानों को, खुद के कौम के लोग यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं है, लोगों को लड़के यहाँ दल में है, इनके बारे में सोचना नहीं होता आपको। बार बार आप रोहिंग्यों के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान से टेररिस्ट के बारे में बात करते हो, मुगलों के बारे में बात करते हो। जाग गया भारत देश, जाग गया भारत देश, अब नहीं चलेगा ये सब लगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव और भारत पाकिस्तान के संबंधों पर फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे तो बातचीत के लिए हम भी कहेंगे। दो मुल्क के बीच जंग रास्ता नहीं है, बातचीत रास्ता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की बात करता हूं तो वो मुझे पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ बंद नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस चुनाव का परिणाम अच्छा आए और अच्छे आएंगे तो हम भी कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए कि बातचीत का रास्ता ही सही है। सातवें चरण के चुनाव को लेकर आज शाम को चुनावी शोर थम गया। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जमकर अपना दमखम दिखाया। तो वहीं INDIA समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने उन 3 कारणों का खुलासा किया जिनके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में हार होगी। तेजस्वी यादव ने कहा उनकी 3 महबूबा है जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी तीनों महबूबा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली महबूबा बेरोजगारी है, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई है। तो उधर राजधानी पटना से आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के बयान पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी क्या करेगी, क्या खाएगी और क्या पहनेगी, ये सब तो 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन एनडीए में सिर्फ टव्वल होगा। दरअसल बीते दिन चिराग पासवान में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि 4 जून के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव मटन पार्टी करेंगे। वो प्लान बना रहे हैं कि पार्टी किसे और कहां देनी है। इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि वो भूल गए हैं कि पहले उन्हें किस तरह निकाला गया था, ठीक उसी तरह उन्हें फिर से निकाला जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी
किसी के भी सेहत पर, स्वास्थ्य पर, बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सियासत का विषय नहीं है। नवीन पटनायक जी वहाँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा चिंता उनकी नई बीमारी से चिंतित नहीं है। वो तो हैं कि उनको कुर्सी से कैसे बेदखल किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं और माहौल बना रहे हैं। राहुल गांधी एकदम सही बात है। अग्निवीर जिस तरह से नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून के बाद बनेगी तो देश के नौजवानों को इससे राहत मिलेगी, इसमें बहुत बड़ी बदलाव आएगी। नहीं देखिए, अब तो उनका टी पार्टी के लायक भी वो लोग नहीं रहेंगे और पहले तो उनके सहयोगी ने, उनके दलों ने ही, जो आज जिनके साथ हैं, जिनके गोद में हैं, उनका तो बंगला ही जला दिया, आग लगा दिया। तो अब जो हेलीकॉप्टर उनको मिला है, तो अब कौन पार्टी कौन करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब वहाँ सिर्फ फुटअव्वल होगा एनडीए में। फिर चिराग पासवान जी को जो जिस तरह से निकाला गया था उसी तरह से निकाला जाएगा, इसलिए उनको अभी कम ही बोलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेल वाले बयान पर सियासत जारी है। विपक्ष लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर है। तो वहीं अब बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी धमकी का कोई असर नहीं होगा। आरजेडी और बिहार की जनता उनसे डरने वाली नहीं है। जनता हमारे साथ है। INDIA गठबंधन को 300 पार सीटें मिलेंगी। उनका धमकी से, बंदर घुटकी से कोई डरने वाला बिहार की जनता नहीं है, चाहे आरजेडी। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है मैडम? चुनाव का मुद्दा विकास है, बेरोजगारी, चुनाव का रोजगार, विकास, महंगाई। हम लोग के इंडिया सब पार हो जाएगा। आप देखिएगा पूरा देश भर में लोग पलट गया है, देश के लोग पलट गया है। सरकार बन जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन। प्रधानमंत्री कौन होंगे? सब बैठ कर बस समझौता कर लेगा। तो वहीं झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी 7वें चरण के मतदान से पहले बीजेपी के जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटें और 1 विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत रही है। झारखंड में सत्ता में बैठे लोगों ने 4.5 यानी कि 4.5 सालों में क्या काम किया? सिर्फ लूटने का काम किया। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। देखिए, झारखंड में पहले भी एनडीए गठबंधन 12 सीट जीते हुए थे। बाद में गीता कोड़ा जी आए तो हमारे पास 13 सीट थी, तो 1 सीट जेएमएम के पास था। तो हम कह सकते हैं इस बार 14 के 14 लोकसभा सीट और 1 विधानसभा को उपचुनाव गांडे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अरे भाई, अगर कोई चुनाव जीत जाता है तो आपको पता है कि कोई चोर भी चुनाव जीत जाता है कभी कभी, लेकिन उनको जेल में ही रहना पड़ता है और उनकी दोष अगर सिद्ध होता है तो सज़ा उनको मिल जाती है। ऐसा कई एक उदाहरण है। इसलिए अदालत तो जाता है उनके गुनाह पर और उसके लिए जज तय करते हैं, जज भेजते हैं अदालत, ये जेल कोई पार्टी किसी को नहीं भेजते हैं। ये तो सिंपल बातें हैं। आज अगर आप किसी चोर उचक्का को भी पकड़िएगा तो सीधे पुलिस जेल थाना नहीं ले जाती, जेल नहीं भेज देती है। कहाँ ले जाती है? कोर्ट ले जाती है। मजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर करती है, इनका ये कसूर है, तब फिर वो मजिस्ट्रेट देखता है, तब फिर उसको जेल भेजता है। तो ये कहना कि भाई बीजेपी ने जेल भेज दिया, कैसे हो सकता है? ये लोगों को बरगलाना, क्योंकि वो जान रहे हैं सब चीज़, तब भी वो झूठ बोलना, ये उन लोगों की आदत में शुमार है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इन दिनों दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। आज काशी विश्वनाथ धाम में दिग्गजों के दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना करी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर तीसरी बार बीजेपी की जीत का आशीर्वाद लिया और पीएम मोदी की हैट्रिक के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी बेटी मिराया वाड्रा ने जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि आज आखिरी चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार शाम 6 बजे को थम चुके हैं। ऐसे में आज प्रियंका गांधी अपनी बेटी मिराया के साथ शिमला के जाखू स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और सुख समृद्धि की कामना करती नजर आईं। इसके साथ ही भगवान से आशीर्वाद भी मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को शिमला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के समर्थन में विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने शिमला के लोअर बाजार में रोड शो किया। उनके साथ पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि जनता हमारा समर्थन कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही है। हम इतिहास दोहराएंगे। देश ने ऐतिहासिक समर्थन के साथ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। चूंकि अभी भगवान इंद्र देव भी आ गए हैं, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया है और आम जनता का, सामान्य जनता का, यहाँ के सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का, सबका यहाँ पर सहयोग मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी, पुराना इतिहास दोहराएगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। हिमाचल के लोग भी आगे आ रहे हैं। 1 जून को भारी संख्या में निकलकर मतदान करेंगे और ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। पूरा कैंपेन देश ने पहले ही मन बनाया हुआ है कि इस बार मोदी जी को पिछली सभी जीतों से बड़ी जीत दिलाकर ऐतिहासिक समर्थन के साथ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए लोग आगे आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का प्यार ही सब कुछ होता है। मोदीमय वातावरण बन चुका है, पूरा देश भाजपा को चाहता है। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से सनातन का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तो कांग्रेस ही जानती है कि वो हिंदुओं की आस्था और कार्यक्रमों का विरोध क्यों करती है। इसका जवाब जनता ही देगी। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनता इसका हिसाब करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए एक साथ जादवपुर और कोलकाता साउथ में रोड शो किया और जनता से टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कृष्णानगर तृणमूल उम्मीदवार महुआ मोइत्रा और जादवपुर उम्मीदवार सायानी घोष मौजूद रहीं। आपको बताते चले कि यह पदयात्रा करीबन 3 घंटे तक चली और गोपाल नगर जाकर पदयात्रा का समापन हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ यानी कि भोजपुरी एक्टर निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में रोड शो किया। आपको बताते चले कि तीनों फिल्मी सितारे पर्दे पर जाने माने चेहरे हैं, जिन्हें देखने के लिए जनता उमड़ पड़ती है और आज उन्हीं के बीच तीनों सितारे पहुंचे हुए थे।
चलिए इस बीच तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं। और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीज़ें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। तो 24 का सिंहासन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।